हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं आप लोगों के बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे यूट्यूब के लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं हमारे बीच में, जिसका नाम है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद भी रख रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पूरी सीरीज को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आप लोगों ने विजिट किया है और नहीं देखा है तो जल्दी से विजिट कर लीजिए, उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं तो उन्हें निगलेक्ट नहीं करना है। और आप लोगों से मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चंस थे हमारी सीरीज के अंदर, उनके आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर्स किए हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लेकर के आ सकूं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे बीच में सेशन को, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट 1 सीरीज को शुरू हम करने जा रहे हैं। इसे भी हम लोगों ने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, तो आज हम देख लेते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट को। शुरुआत करते हैं हमारे सेशन को, और उसमें पार्ट 1 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, जिससे रिलेवेंट काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करता है आप सभी को पता ही है कि ये भारत के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। अच्छा, जल्दी से अब आज की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये बताना है कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने कौन से 2 राज्यों के अंदर, हाउ मेनी स्टेट्स, यानी 2 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक मिनट, क्या हो गया इसके अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ 25 जनवरी 1950 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ। और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर आज़ादी के बाद सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत पड़ी। इंडिया रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950, और उसके बाद या उसी के टाइम पीरियड से ही भारत के अंदर कॉमन इलेक्शन को कराने को लेकर के चर्चाएं उठने लगी। और भारत के अंदर पहली बार कॉमन इलेक्शन 1952 में कराए गए। लेकिन इलेक्शन करवाएगा कौन, इसकी बड़ी वो थी, चिंताएं बड़ी थी। तो इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, भारत के संविधान के अंदर, भारत के सबसे बड़े संविधान में एक आर्टिकल मेंशन किया गया है, आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 324 324 के अंदर मेंशन किया गया है कि भारत में चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे विधायकों के इलेक्शन हो, इन सारे इलेक्शंस को कंडक्ट कौन कराएगा, तो इसे कंडक्ट कराया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस्टेब्लिश हुआ 25 जनवरी 1950 के अंदर, और हेडक्वार्टर, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हर सरकारी दफ्तर, अभी तक जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हम पढ़ेंगे, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैक्सिमम आप लोगों को एक ही जगह पर देखने को मिलेगा, और न्यू दिल्ली के अंदर वो देखने को मिलेगा। बात करते हैं, हेडक्वार्टर हो गया है। ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन 3 सीट्स पर आपको अभी 2 चीजें ही, 2 लोग ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए, 3 मेंबर बॉडी में एक होता है हेड, जो कि कहलाता है चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि अभी राइट नाउ है राजीव कुमार। इसके अलावा 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें से एक अभी राइट नाउ है अनूप चंद्र पांडे, और सेकंड जो सीट है वो अभी वैकेंट है। जैसे ही फुलफिल होती है तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। बात करते हैं
25 जनवरी को लेकर के इस चीज से भी मैं आपको एक चीज निकाल करके देता हूं। 25 ऑफ जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर नेशनल वोटर्स डे। ध्यान रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी, और इसी के साथ नेशनल वोटर्स डे के साथ में ही सेलिब्रेट किया जाता है एक और डे जिसे हम कहते हैं नेशनल टूरिज्म डे। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसे हम कहते हैं नेशनल टूरिज्म डे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है। बात करते हैं हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ट्रिब्यूनल के बारे में सुना होगा कि भारत में ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं कि ये एक तरीके के क्वाजी जुडिशरी सिस्टम में आपको लोग को देखने को मिलते हैं, जो कोर्ट तो नहीं है लेकिन कोर्ट के जैसे ही केसेस को भारत के अंदर क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसे 14 ट्रिब्यूनल आप देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ट्रिब्यूनल जिसके बारे में कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के अंदर बनाया गया। एनजीटी, आप लोग कई बार इसे शॉर्ट फॉर्म में भी सुनते हैं, एनजीटी सॉरी माफ कीजिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश हुआ 5 ऑफ मई 2010 में ये स्टैब्लिश हुआ, और इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। राइट नाउ इसके जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अभी इसको लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं, सतर्कता को लेकर के, विजिलेंस को लेकर के काफी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि ये क्या काम करता है। तो विजिलेंस जो है सतर्कता को लेकर के एक विजिलेंस रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। ये भी करप्शन को लेकर के काम करने का एक अलर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है भारत सरकार को, जिसको बनाया गया सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ 1964 के अंदर। बात करें कॉन्स्टिट्यूशनिंग जो इसकी रही है, किसने इसको रिकमेंड किया है, किसकी रिकमेंडेशन पे ये बना है, तो के संथानम कमेटी की ये रिकमेंडेशन पे भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया है कि सारे यदि सरकारी दफ्तर यदि आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को याद रखने के लिए, तो ध्यान रखना है जब भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात आएगी तो मैक्सिमम हेडक्वार्टर जो हैं वो आप लोगों को न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। सुरेश एन पटेल राइट नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हमारे अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसको हम CIC के नाम से, इसको हम CVC और इसको हम CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था, क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में आया, लेकिन हम बात कर रहे हैं कमीशन को लेकर के, तो कमीशन आया 2005 12 ऑफ अक्टूबर। हेडक्वार्टर अगेन न्यू दिल्ली, अगेन फिर से वही चीज। और चेयरपर्सन की बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा राइट नाउ इसके चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और ये वाला तो अभी रिसेंटली पूछा भी गया था, 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया था, फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। इसका एक्रोनम दिया गया था और इसका फुल फॉर्म पूछा गया था कि भाई कि भारत के अंदर किस तरीके का एजेंसीज बनी हुई है, उसको किस नाम से हम जानते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। भारत के अंदर ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक कमीशन बना है जिसको हम बोलते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 में स्टैब्लिश हुआ। अगेन फिर से मैं वही चीज बोलूंगा, हेडक्वार्टर इट्स न्यू दिल्ली। और राइट नाउ इसके चेयरपर्सन कौन है, तो जस्टिस
अरुण कुमार मिश्रा इसके चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए यदि आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज याद है। यदि आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। अब विमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए महिलाओं के लिए भी एक आयोग बना है भारत के अंदर जिसको हम बोलते हैं नेशनल विमेन्स कमीशन ऑफ विमेन्स के बारे में बात की जा रही है। 1992 में स्टैब्लिश हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और रेखा शर्मा राइट नाउ इसकी चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बात करते हैं अगले कमीशन के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर के यहां पे बात हो रही है। NCSC ऐसे भी कई बार शॉर्ट फॉर्म में दे दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 19 फरवरी 2004 में ये बना था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन की बात करें तो अरुण हलदार जो कि इसके अंदर आप लोगों को चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के, NCST को लेकर के कई बार एक्रोनिम में दे दिया जाता है, तो इससे भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के, तो ये भी 2004 में बना है और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा और राइट नाउ इसके चेयरपर्सन हैं हर्ष चौहान। कई बार है ना डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इससे हमें एक एक नंबर आसानी से मिल जाते हैं और पूरे एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा 0.5, 0.75, 0.25 1 मार्क्स का खेल ही सारा फेर बदल कर देता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसीलिए कोई भी वीडियो, कोई भी क्लासेस मिस नहीं करना है और सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न करना है, सीखना है। हम सीखने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं और सिखाने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, तो समझ लीजिए दोनों का ही कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानना है और वो मिस नहीं करना है, वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को मिस नहीं करना है जिससे फेर बदल होता है। हमें तो भाई यहाँ पे एक एक नंबर की जद्दोजहद देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस OBC, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर OBC है ना, नेशनल कमीशन के बारे में 14 अगस्त 1993, ठीक है, NCOBC के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है या NCBC के बारे में भी आप बोल सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस। तो 14 अगस्त 1993 में ये स्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगेन भगवान लाल साहनी इसके राइट नाउ क्या है, चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये स्टैब्लिश हुआ 1992 के अंदर, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इकबाल सिंह लालपुरा राइट नाउ इसके क्या है, चेयरपर्सन है। चलिए यहां पे बात निकली है माइनॉरिटीज को लेकर के, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर अगले क्वेश्चन का आज की सीरीज के अंदर आंसर करना है, हु इज द प्रेजेंट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को। बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। जितने भी टेलीकॉम सेक्टर्स के एरियाज में जो आप लोगों को देखने को मिलता है, चाहे वो D2H हो, चाहे टाटा स्काई हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, जितने भी एरियाज टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज आप लोगों को देखने को मिलती है, वो और सिर्फ किसके राइट को, किसके एक्ट को फॉलो करती है, तो ट्राई एक्ट को फॉलो करती है। इसको हम शॉर्ट में ट्राई भी बोलते हैं।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में ये बना है 20 फरवरी। हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर अगेन, और पी डी वाघेला राइट नाउ इसके क्या हैं, चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हमारे अगले पीपीडी की तरफ। मोस्ट आईएमपी वाला पार्ट मान सकते हैं बिकॉज क्योंकि इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआरडीओ के बारे में आप कई बार सुनते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत के अंदर भारत के लिए कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाता है। उसमें काफी मेन जो काम आप लोगों को देखने को मिलेगा वो डीआरडीओ का देखने को मिलता है। तो डीआरडीओ एस्टैब्लिश हुआ था 1958 के अंदर। अगेन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और राइट नाउ अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए भी रहा बिकॉज क्योंकि इसके नए चेयरपर्सन यहां पे बनाए गए, समीर कामत को बनाया गया, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है, भारत के अंदर 1950 में, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, 1950 में एक कमीशन हुआ करता था जिसको बोला जाता था प्लानिंग कमीशन। सुना होगा आप लोगों ने इस कमीशन के बारे में। तो 1950 के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में एक कमीशन को बनाया गया भारत के अंदर प्लानिंग्स को ड्राफ्ट करने के लिए। भारत के अंदर 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय योजनाओं को बनाने को लेकर के एक कमीशन को बनाया गया। देखिए भारत के अंदर बहुत सारे कमीशन ऐसे हैं जो कि संविधान में जिनका उल्लेख मिलता है, जिनका एक्सप्लेनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलता है। इसलिए वो कैसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है क्योंकि इसका उल्लेख, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब रख दिया गया था। जैसे एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 ये एक्सप्लेन करता है कि भारत के अंदर फाइनेंस कमीशन होगा। यूपीएससी आर्टिकल 315 ये कहता है कि यूपीएससी कमीशन होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी तरीके से ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को बाद में लाया गया, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। सॉरी। तो 1950 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट लाया गया और ये तब से अभी तक चलता रहा। लेकिन क्या हुआ, एनडीए गवर्नमेंट 2015 में आकर के प्लानिंग कमीशन के कॉन्सेप्ट को कुछ चेंज करती है और उसकी जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आती है जिसका नाम है नीति आयोग। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए समझाई ताकि मैं नीति आयोग के बारे में आप लोगों को समझा सकूं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये एस्टैब्लिश कब हुआ, तो प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या था वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होता था भारत का प्राइम मिनिस्टर, उसी तरीके से नीति आयोग का भी चेयरपर्सन कौन होगा, तो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसे अभी कौन है भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी। बात करें वाइस चेयरपर्सन, तो पहले भी वाइस चेयरपर्सन होते थे। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो गुलजारी लाल नंदा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गुलजारी लाल नंदा के बारे में यदि नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। गुलजारी लाल नंदा वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद यदि कोई भारत के पहले टेम्परेरी या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जिनको कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट या नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड टाइम भी लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद भी यदि किसी को कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो वो गुलजारी लाल नंदा ही थे। और ये वही गुलजारी लाल नंदा है जो कि प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी बने। बात करते हैं
लेकिन यहां पर वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों को कौन मिलेंगे, तो यहां पे वाइस प्रेसिडेंट है सुमन कुमार बेरी, और इन्होंने भी अभी रिसेंटली एक व्यक्ति को चेंज किया है। उन व्यक्ति का नाम क्या है, इससे पहले वाइस चेयरपर्सन कौन थे नीति आयोग के, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता रहे हैं। बात करें सीईओ, इसमें एक नई पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। परमेश्वरन अय्यर ये राइट नाउ अभी अमिताभ कांत को रिप्लेस करके सीईओ बने हैं नीति आयोग के अंदर। एक नया चेंज इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, वो ये है कि पहले प्लानिंग कमीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो और प्लस जो उनके एक्सपर्ट्स होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था प्लानिंग कमीशन के अंदर। यहां पे भी सेम टू सेम वैसा ही है, बस अंतर यह है कि मेंबर के रूप में नीति आयोग के अंदर सभी राज्यों के सीएम और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम आप लोगों को इसके एज अ मेंबर देखने को मिलेंगे, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन में नहीं होता था। इसीलिए प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई योजनाओं में और केंद्र सरकार और राज्य के बीच में काफी टकराव देखने को मिलता था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि फूड की सेफ्टी को लेकर के काम करता है, और जितने भी आप लोगों ने पैक्ड फूड के बारे में देखा है, पढ़ा है, जो भी चीज आप खरीदते हैं, उन प्रोडक्ट के बैक साइड पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में मेंशन किया जाता है, और उसी के साथ में अथॉराइज्ड जो मिलता है, किसका अप्रूवल मिलता है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा लिखा आता है FSSAI, यानी ये डिक्लेयर करता है, ये अप्रूव करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। ये कब बना था, तो अगस्त 2011 में बना था। एक्ट आया था 2006 में, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, और राजेश भूषण इसके राइट नाउ क्या है, चेयरपर्सन है। बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। यहां पे अब आपको एक चेंज देखने को मिलने वाला है, और वो क्या है, अभी तक आपने बताया कि सर जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपने बताए, लेकिन अब अगला ऑर्गेनाइजेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में दिखेगा। लेकिन मैं आपको आसान कर देता हूं आज याद करना, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनका अधिकतर हेडक्वार्टर 90% हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे दफ्तर जिनके डिपार्टमेंट में ही यदि कोई इकोनॉमी वर्ड या कोई पैसे वाला शब्द लग जाए, मेरी बात समझ में आ रही है, इकोनॉमिकली तरीके से यदि वो कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा। इसीलिए तो मुंबई को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। बात करें शेयर बाजार, शेयर बाजार को कंट्रोल करने के लिए या कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए भारत के अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई जिसको कहा जाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी वैसे तो 1988 के अंदर बना था, मैं इसकी थोड़ी सी आप लोगों को सच्चाई बता देता हूं। सेबी वॉज एस्टैब्लिश इन 1988। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो 1992 लिख रखा है, इसकी भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। 1990-91 के अंदर देश के अंदर क्या चल रहा था, क्राइसिस चल रहा था, ये तो आप सभी को पता है। तो उस क्राइसिस में एक ऐसा सेक्टर जो बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, लेकिन इंटरनली तरीके से या पार्ट में देखें तो वो सेक्टर्स, उसमें पैसा नहीं था। मतलब यहां पे मैं आपको एक स्कैम के बारे में बता रहा हूं। वो स्कैम हुआ था एक व्यक्ति के द्वारा जिसको हम बोलते हैं हर्षद मेहता। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये नाम काफी सुन रखा होगा, और काफी वेब सीरीज इस चीज को लेकर के अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी आई ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर। तो उसके अंदर क्या हुआ कि हर्षद मेहता केस जो 1990-91 के अंदर एक
एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया और शेयर बाजार के अंदर स्कैम हमें देखने को मिला। लेकिन क्या हुआ कि जब 1988 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जा रहा था, तब उसमें किसी भी तरीके की पावर उसको नहीं दी गई कि वो किसी भी तरीके से किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो देखने का काम कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी चीज का फायदा हुआ और इसी बीच में 1991 में एक स्कैम होता है जिसको हम शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम कहते हैं। और इस स्कैम को अंजाम दिया हर्षद मेहता नाम के एक व्यक्ति ने, और लगभग 5,800 करोड़ के आसपास का एक स्कैम करते हुए देखे जाते हैं। फिर भारत सरकार को यह लगता है कि आगे चल करके ऐसे स्कैम भारत के अंदर ना हो, ऐसे घोटाले ना हो शेयर बाजार को लेकर के, इसीलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कई सारे राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स प्रोवाइड किए गए 1992 के अंदर। तो देखिए समझ में आ गया, 1988 में सेबी स्टैब्लिश हुआ, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी राइट्स कब प्रोवाइड किए गए? तो 1992 के अंदर प्रोवाइड किए गए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि जितना भी पैसे वाला इकोनॉमिकली जितने भी डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो सब के सब मुंबई में आपको देखने को मिलेंगे। इसके राइट नाउ चेयरपर्सन कौन है? तो माधवीपुरी बुच, जो कि एक महिला चेयरमैन है, और यह अब तक के सेबी के इतिहास में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिस्ट्री के अंदर बनने वाली पहली महिला चेयरपर्सन आप लोगों को मिलेंगी। इसके बाद हम बात करें, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि भारत के अंदर शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी दुकान होती है जहां पे आप शेयरों की क्या करते हैं? खरीदी बिक्री करते हैं, सेलिंग और परचेसिंग की जाती है, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो इन स्टॉक एक्सचेंज को लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो वो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। अब उसी स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें, 1875 में ये स्टैब्लिश हुआ। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ। ये भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज तो था ही, साथ में ये एशिया का भी सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टैटिक में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इसे नजरअंदाज ना करें। तो एशियाज ओल्डेस्ट, एशियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पैसे वाले हेडक्वार्टर यदि आपको कहीं मिलेंगे तो मुंबई, आंख बंद करके मुंबई लगा देना। और SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के राइट नाउ क्या है? चेयरपर्सन है। उम्मीद करता हूं ये वाला फर्स्ट पार्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आता रहूं। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को आज की सीरीज के अंदर पूछे हैं, इनके आप मुझे आंसर्स बराबर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।